अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आज का वर्ल्ड करंट अफेयर जो सबसे बड़ी ख़बर है वो अमेरिका और यूक्रेन के ताल्लुक़ से है, तो उस पर बात करेंगे। और इंडिया में बाबरी मस्जिद बनने जा रही है तो उसके ताल्लुक़ से बात करने, और पाकिस्तान के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। फ़ौज और इमरान ख़ान की पार्टी आमने सामने आ गई है, और मैं अपने आसान दर्स कुरान के बारे में कुछ बताऊंगा लास्ट में। तो आज मुख्तसर ख़बर है, समझिए कि संडे के रोज़ है तो मैं सिर्फ अल जज़ीरा दिखा देता हूं और इससे आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। तो एक तो बड़ी ख़बर आप ये देख लीजिए, सूडान के ताल्लुक़ से RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स अटैक्स ऑन सूडान्स कालोगी किल 116 पीपल, 116 लोग इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। तो इनका तो चल ही रहा है। और ये जो है अहमद अशरा साहब जो है दोहा कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, दोहा समिट में, दोहा डायलॉग में, कतर में। सीरियाज अशरा एक्यूज इसराइल ऑफ एक्सपोर्टिंग क्राइसिस अक्रॉस रीजन। तो ये फर्स्ट मरतबा खुल करके इसने जो है इसराइल को तनकीद किया है, बल्कि इसराइल को भी तनकीद किया है और अमेरिका को भी किया है। वो मामला ये हुआ था कि सवाल किया CNN वाले ने कि आप पर तो पहले दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि दहशतगर्द मैं कैसे हो सकता हूँ? दहशतगर्द तो वो है जिसने लाखों लोगों को मार दिया है, तड़पा दिया है, बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, यानी उसका इशारा गज़ा की तरफ है। फिर उसने कहा कि दहशतगर्द तो वो है जिसने सीरिया में लाखों लोगों को मारा, यानी बशार अल असद की तरफ इशारा था। फिर उसने कहा दहशतगर्द तो वो है जिसने इराक़ को तबाह बर्बाद कर दिया, यानी अमेरिका की तरफ इशारा था। तो इस बार जो है थोड़ा सा खुल करके इसने बात किया है। जहाँ तक गज़ा सीज़फायर की बात है तो ये देख लीजिए, गज़ा सीज़फायर डील एट ए क्रिटिकल मोमेंट, मीडिएटर कतर से। तो कतर के जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि लग रहा है कि वह सीज़फायर कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इज़राइल जो है सेकेंड फेस में जा नहीं रहा। और उसका कहना यह है कि नहीं, हमें डेड बॉडी जो है सारी की सारी नहीं मिली है, अब उसमें सिर्फ एक बाकी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो उसकी तलाश जारी है, जब तक आगे बढ़ाओ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इज़राइल की नीयत जो है ये खुल करके आ रही है कि जो मुआहदा हुआ था उस पर ये तैयार नहीं है, इसके कुछ और ही अज़ाइम हैं। और वो अज़ाइम क्या हैं? वो ये कि ये बार बार कह रहा है कि मैं रफ़ा बॉर्डर खोलने जा रहा हूँ, ताकि इधर से मैं बमबारी वगैरह करूँगा और लोग यहाँ से भाग करके मिस्र चले जाएं, या फिर मैं लोगों को बमबारी के ज़रिए ज़ख्मी करूँगा और इलाज के बहाने से एक एक करके निकलते जाएं, और जाने के जो तो ये हो रास्ता हो, लेकिन वापस आने का रास्ता ना हो। तो ये मिस्र वाले समझ गए हैं कि इस मिशन पे ये जाना चाह रहा है, तो अब उन लोगों के भी बयानात जो है सख्त होते चले जा रहे हैं। और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि जो है आप जो है सेकेंड फेस में जाओ और यहाँ पर एक सिविल गवर्नमेंट बनाए जाए, और उसके बाद जो है सेकेंड फेस में ये था कि येलो लाइन से और भी जो है नीचे आना है, इन लोगों को पीछे आना है, तो और पीछे जाए, यहाँ पर सिविल गवर्नमेंट आ जाए, और उसके बाद जो है सिविल गवर्नमेंट जो है वो हथियार लेने का काम करेगी इंटरनेशनल ताकतों के ज़रिए से, हमास से। लेकिन इज़राइल का अज़ाइम कुछ और हैं, तो इस लिहाज से उसके अज़ाइम आप देख लीजिए, लेबनान में क्या है, सीरिया में क्या है, तो गज़ा में क्या होंगे ये आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन जंग जारी व सारी है, और अभी आप जानते हैं कि सबसे पहले अमेरिका ने यूक्रेन के सामने जो है प्रपोज़ल पेश किया, वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गया। उसके बाद जो है यूक्रेन का नुमाइंदा जो है वो आया, अमेरिका में बात किया। फिर अमेरिका वाले बात सुन कर के डेलीगेशन जो है मॉस्को भेजा, और मॉस्को से जो है डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और विटकॉफ जो है लेकर के यहाँ पर पैगाम आया कि क्या कहते हैं। अब यूक्रेन का फिर जो डेलीगेशन ये फ्लोरिडा में मौजूद है, और बातचीत 3 रोज़ से जारी हो सारी है। लेकिन कल जो है बातचीत अचानक ख़त्म हो गई। वजह क्या है? वजह यह है कि जुमा की रात रशिया ने बहुत बड़ा हमला कर दिया यूक्रेन पे, जिसके वजह से यूक्रेन वाले ने कहा कि अब हम बात ही नहीं करेंगे।
वो मामला ये हुआ कि समझ जाइए कि 650 ड्रोन से हमला कर दिया और 50 से ज़्यादा मिसाइल से हमला कर दिया। और रशिया ने कहा कि अगर तुम प्यार से नहीं दोगे डॉनबास तो हम ताकत के ज़रिए ले लेंगे, अब तुम्हारे पास ताकत ही कितनी बची है। तो ये एक बड़ा मामला हुआ। तो देखिए क्या होता है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पुरुउम्मीद हूँ, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई कार्ड ही नहीं है। वो कितना लड़ेगा, आज ना कल वो जो है सरेंडर करेगा ही। इससे पहले जब हम उसके सामने प्रपोजल रखे थे तो ज़्यादा मिल जाता, अब तो जितना लेट करेगा उतना ही खोता चला जाएगा। इधर यूक्रेन डेस्परेट में क्या किया है कि जो है चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर हमला कर दिया। तो वो रमज़ान कादरोव को गुस्सा आ गया है, वो कह रहा कि मैं अब इसका बदला लूँगा। तब देखिए कि मामला क्या होता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जाहिर किया है 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो उसके बारे में कल मैं बात किया था। तो उसके वजह से पूरा यूरोप पैनिक में है। और एक लिहाज से उसने मैसेज भी दे दिया है कि यूरोप वालों, अब नेटो में मैं बड़े भाई का रोल नहीं निभाऊंगा, बल्कि बाप वाला रोल नहीं निभाऊंगा। 2027 तक तुम लोग जिम्मेदारी अपनी अपनी ले लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नेटो में फ्यूचर नहीं दिखता, उसको अलग होकर के ज़्यादा फ्यूचर दिख रहा। इस लिहाज से नेटो में रहना तो चाहता है, लेकिन एज ए बराबरी पार्टनर के, लीडर के तौर पर नहीं। अब यूरोप वाले परेशान हैं कि क्या मामला होगा हम लोगों का, ये इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो यूरोप में भी पैनिक है और मिडिल ईस्ट इज़राइल में भी पैनिक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को भी उसने तरजीह नहीं दिया। तरजीह दिया है तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट को या फिर इधर चाइना को। मिडिल ईस्ट के बारे में उसका कहना यह है कि मिडिल ईस्ट को जिस वजह से हम लोग तरजीह देते थे वो मामला ही अब जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। तो तरजीह देने की बहुत ज़्यादा वजह नहीं है। वजह क्या है, पहले क्यों तरजीह देते थे? तो अमेरिका का कहना यह है कि पहले हम लोग मिडिल ईस्ट को तरजीह देते थे ऑयल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है एनर्जी का मामला था, वो लाइफ लाइन था। तो इस वजह से इज़राइल को जो है ताकतवर बना कर रखते थे कि ये लोग दाएं बाएं ना करें, आए इनको डरा धमका कर रखो, तो हमारा एक जो है फेवर वाला मुल्क यहाँ पे स्ट्रांग रहे, ताकि इन लोगों को कंट्रोल में रखे और ओवरऑल हम सारे को कंट्रोल में रखें। अब तेल का मामला ये हुआ है कि अमेरिका के पास ही तेल बहुत ज़्यादा जो है सफिशेंट निकलने लगा है, अब तो बेचने की बात कर रहा है, तो कंजम्पशन का प्रॉब्लम ही नहीं रहा। और दूसरे नंबर पर जो है दुनिया जो है अब जो है वो फ्यूल एनर्जी के बजाय जो है ग्रीन एनर्जी पर जो है जा रही है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मामला नहीं रहा जो 80 और 90 के दशक में मामला था। तो इस वजह से अच्छा, अब ये सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप से क्या प्रॉब्लम है कि वो नेटो को नहीं तरजीह देता है, ये नहीं देता है। तो मेन मामला यह है कि उसका कहना यह है कि मेरा मेन चैलेंजर जो है वो चाइना है। अब मैं जब चाइना से लड़ने की बात करता हूं तो यूरोप वाले जो है वो साथ ही नहीं देते हैं, क्योंकि चाइना से तो फेस टू फेस नहीं लड़ सकते, हथियार के ज़रिए तो नहीं लड़ सकते। अमेरिका भी जो है न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है। तो अब चाइना को कोलैप्स कैसे कराया जा सकता है? वैसे ही कराया जा सकता है जैसे यूएसएसआर को कराया गया था कि बिना एक गोली चलाए हुए 15 टुकड़े हो गए। तो वो इकोनॉमिकल दबाव डाल करके उसको कोलैप्स किया जा सकता है। तो अब चाइना को भी जो है इकोनॉमिकल ही लड़ाई में मात दी जा सकती है। तो अगर मैं तुम लोगों का इमाम हूँ, यूरोप वाले, नेटो वाले, तो जब मैं चाइना से जंग छेड़ता हूँ तो तुम लोग जो है मेरे साथ क्यों नहीं आते हो माशी जंग में? उस वक्त का तो नहीं चाइना से तो हम लड़ ही नहीं सकते, ये तो अमेरिका का मामला है, हमारा तो मामला नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा सियासी मामला आता है रशिया से तो फिर हमको बुलाते हो। तो यूरोप वाले बीच में फंस गए। माशी लिहाज से चाइना की सख्त ज़रूरत है यूरोप वालों को, और सियासी लिहाज से अमेरिका की सख्त ज़रूरत है। अब ये दोनों से बना के रखना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान का भी मामला क्या है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना अमेरिका से भी बना के रखना चाहता है और चाइना से भी बना के रखना चाहता है। इसी तरह यूरोप वालों का भी मामला है कि माशी लिहाज से चाइना से बेनियाज नहीं हो सकता, और सियासी लिहाज से, अस्करी लिहाज से अमेरिका से बेनियाज नहीं हो सकता। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो यूरोप वालों को कहता है कि नहीं, दो में से एक का इंतखाब करो, हमारे साथ हो तो फिर हमारे साथ हो,
तो सर्द गर्म शहर में। अब यूरोप वाले कहते नहीं, मईशत का ताल्लुक हम चाइना से जो छोड़ ही नहीं सकते, वरना हमारी सारी कंपनियां कोलैप्स कर जाएंगी। तो उससे वो लड़ाई है कि फिर तो तुम्हारे साथ रह के फ़ायदा क्या हमारा, हमको तो किसी से अस्करी यह ख़तरा तो नहीं है कि हम पर कोई अटैक कर देगा जिसके लिए हमको यूरोप की ज़रूरत है। तुमको डर है कि रशिया कहीं अटैक ना कर दे तो अमेरिका बचाएगा। तो ये गिव एंड टेक का मामला नहीं कर रहे हो, तुम हमारे मईशत में साथ दो, माशी पॉलिसी में, तो हम तुम्हारे सियासी पॉलिसी में सपोर्ट करेंगे। और तुम अगर हमारे माशी पॉलिसी में सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुमको जो है अस्करी पॉलिसी में सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मामला है। पहले तो बहाना बनाया कि तुम लोग खर्च बढ़ाओ 2% से 5% करो, उन लोगों ने वो भी कर दिया, फिर भी जो है कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो मेन मुद्दा यही है कि चाइना से जब टैरिफ वॉर छेड़ना चाहता है अमेरिका, तो यूरोप वाले साथ नहीं देते हैं। यूरोप की मजबूरी है कि उनकी इकोनॉमी खुद डाउन हो रही है, तो वो चाइना से क्या लड़ पाएंगे, सारा रॉ मटेरियल तो उनका वहीं से आता है, जितने ब्रांड वगैरह हैं उसका जो सारा मटेरियल तो चाइना से बन के आता है। यहाँ पर तो सिर्फ समझिए कि वो लगा देते हैं वो ब्रांड का लेबल और बेचते रहते हैं। तो अगर चाइना ही से अगर ये ताल्लुकात ख़त्म कर लें तो कैसे चलेगा। इंडिया जैसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, चीप लेबर वाला मुल्क है, अब वो चाइना से जो है कारोबार बंद नहीं कर पाता है जंग होने के बावजूद, तो यूरोप वाले कैसे बंद कर पाएंगे, ये सोचने की बात है। तो इस लिहाज से जो है ये मामला है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और कोई ख़बरें हैं तो देख लेते हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए, जर्मनीज मर्स मैक्स फर्स्ट विजिट टू इजराइल एज चांसलर अमिड स्टेनटाइल। तो जर्मनी का जो फ्रेडरिक मर्स नया चांसलर बना है वो फर्स्ट मरतबा दौरा कर रहा है इसराइल को। तो ये जो है अजीब व गरीब मामला है, आप देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे। मैं गौर कर रहा था कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां ज्यूज़ को बहुत ज़्यादा सताया गया, और स्पेन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों को जो है सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और आज आप देखेंगे कि ज्यूज़ का सबसे बड़ा यूरोप में सपोर्टर जर्मनी है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द यूरोप में स्पेन है। स्पेन वाले कह रहे हैं कि भाई हम फ़लस्तीन का साथ दिए तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम अदा करेंगे। और अभी उसने कहा है कि ऑस्ट्रिया में जो सॉन्ग का कंपटीशन होना है उसमें हम नहीं जाएंगे। 4 ममालिक ने उसमें कह दिया, स्पेन ने, आयरलैंड ने, नीदरलैंड ने और स्लोवेनिया ने। यहाँ पे स्लोवेनिया है। और मुझे लग रहा है कि ये मामला अभी और बढ़ने वाला है। सिर्फ 2 मुल्क ऐसा है जिसने कहा कि नहीं हम तो शामिल होंगे ही होंगे, एक जो है जर्मनी और एक जो है चेक रिपब्लिक। बकिया और ममालिक का डिसाइड होना बाकी है, और मुझे लगता है ये बाइकआउट वाला मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूरोप के नौजवानों में गुस्सा बहुत है। और कोई भी मुल्क अगर फैसला कर रहा है कि हमारे यहाँ से वो नुमाइंदे नहीं जाएंगे, तो ये मामूली फ़ैसला नहीं है, क्योंकि ये सॉन्ग का बहुत बड़ा कंपटीशन होता है इन लोगों के यहाँ, और बहुत ज़ौक़ व शौक़ से ये लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो वहाँ के पब्लिक को ये बात समझाना कि इज़राइल ने जेनोसाइड किया है गज़ा में, और उसकी शमूलियत की वजह से हम जो है इस फंक्शन से बाहर रह रहे हैं, मामूली बात नहीं है। लेकिन एक इंसानियत भी रहती है, तो लोग कर रहे हैं ऐसा। इंडिया में की बात मैं बताया कि बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, और कल बुनियाद भी रख दिया बंगाल में। तो एक साहब हैं जो टीएमसी में थे, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने उसको जो है किसी तरह फंसा लिया है, डरा करके या लालच दे करके। और उसने कहा बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और पब्लिक तो दीवानी रहती है, ईंट वगैरह लेकर चल दी है। तो ये समझे कि बीजेपी के तरफ से जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, वो मस्जिद नहीं बनने बल्कि वो सियासी ईंट जो है वहाँ पर रख रहे हैं। तो लोगों को बात समझनी चाहिए। एक हादसा भी हो गया है गोवा में, गैस सिलेंडर फटने से 23 लोग की हलाकत हो गई है। पाकिस्तान में जो है फ़ौज और इमरान खान की पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गई है। वो तो कोल्ड वॉर चल ही रहा था, लेकिन कल परसों में जो है फ़ौज का जो नुमाइंदा है, एक स्पोक पर्सन है, अहमद शरीफ नाम है शायद, उसने बहुत ही सख्त और बहुत ही घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जिसमें उसने तो समझिए कि इमरान खान को जहनी मरीज़ साबित कर दिया। इमरान खान जो है आसिम मुनीर को कहता है जहनी मरीज़ है, और वो कहता है कि इमरान खान जहनी मरीज़ है। और आप तो कहने लगा कि वो जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है।
और खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है उसको तो समझिए एक लिहाज से इशारे में कुत्ता भी बोल दिया। तो बहुत सख्त समझिए कि ये था, यानी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था अहमद शरीफ का कि उसने सारा इकबाल जुर्म कर लिया कि हाँ हम लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं और इमरान खान को हम लोगों ने साइड किया है, लिहाजा उसका चैप्टर क्लोज समझो। और फिर हिस्ट्री में भी पाकिस्तान की पूरी तारीख़ी में जो है इन लोगों ने अच्छे वादे करके आए कि सिविलियन गवर्नमेंट ख़राब है, तो वो समझिए कि अयूब खान भी 10 साल के लिए आया कि जो है दूध का गंगा बहने लगेगा, फिर जो यहया खान आया, फिर जो जुल्फ़कार अली ये जो है ज़ियाउल हक आया, फिर मुशर्रफ आया, तो सब यही जो है अब जो आसिम मुनीर आया है। तो मैं तो कवर नहीं किया था इसको, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये था, इंतज़ार था कि पीटीआई की तरफ से क्या इसका जवाब आता है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो पीटीआई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आया वाकई में जानदार और शानदार था। मुझे शक्ल से लगता था कि वो जो है, अब नाम भूल रहा हूँ मैं, सलमान अकरम राजा शायद, वो जीनियस दिखता है, लेकिन इतना बड़ा जीनियस होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। वाकई में उसने हिला के रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और विदाउट लिमिट क्रॉस किए हुए, फौज वगैरह का एहतराम करते हुए उसने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पीटीआई के मुखालिफ भी पीटीआई के हमदर्द बन गए। बाकी में आप जाके सुनिए, और जितने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले थे सब ने अच्छी बात की कि भाई हम फ़ौज से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमारा मुक़द्दस इदारा है, लेकिन फ़ौज को कोई मिसयूज़ भी ना करे ये भी हम नहीं चाहते। फ़ौज का जो मुक़द्दस काम है वो काम करे। आप किसी बड़े आलिम दीन को अपने गांव के मस्जिद का इमाम बना दें और बेहतरीन से बेहतरीन सैलरी दें तो बहुत उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन आप वो आपके जो है शौहर बीवी के मामलात में इंटरफेयर करना शुरू कर दें तो आप कहेंगे ना भाई, माइंड योर ऑन बिजनेस, आप हमारे फैमिली मैटर में क्यों आप इतना पड़ रहे हैं। तो यही मामला जो है फ़ौज का है कि वो जो है ठीक है, वो मुक़द्दस इदारा है, उसके वजह से जो है डू एंड डाई का फ़ैसला होता है, ठीक है, लेकिन ये कि सियासी मामलात में वो मुदाखलत जो है ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। वोट चोरी तो बिल्कुल हराम है, और अगर उनका एलानिया है कि हम तो वोट चोरी करेंगे और अगर जो बोलेगा उसको जेलों में डाल देंगे, तब तो उसमें नौकरी करना भी हराम हो जाएगा। कि अगर कोई एलानिया ऐलान कर दे कि हमारा काम ही चोरी है, हमारी डकैती है, तो ऐसे इदारे में तो नौकरी करना और सैलरी लेना बिल्कुल हराम माना जाएगा। तो कैसे लोग जो है नौकरी कर रहे हैं मुझे तो समझ में बात नहीं आती है। तो ये मैं फिर आपको इशारा दे रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, और आज पेशावर में बड़ा जलसा है, तो आप जलसा का तो की तकरीर अलग रहती है, तो उसमें क्या जवाब देंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है। ख़तीब तो खुद ही नहीं समझता कि भाई पब्लिक का रिएक्शन क्या आएगा और हम क्या बोल देंगे, तो क्राउड का तकरीर तो अलग रहती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी संजीदगी से करता है, तो वाकई में संजीदगी से बेहतरीन जवाब दिया। और मुझे ऐसा लगा कि ये तोड़ने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि मुल्क को जोड़ने वाला है, तो इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा पसंद आया और लगा कि हाँ, सलमान अकरम राजा साहब जो देखने में जीनियस लगते हैं, वकील लगते हैं बेहतरीन, तो वाकई में दम है उनमें। और अब आखिर में इंशाल्लाह मैं जो है आज सूरह हदीद का जो है दर्स रिकॉर्ड कराऊंगा, आसान दर्स कुरान, और 2 वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी जो मैं जिस अंदाज में लेकर के चल रहा हूँ तो इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक जो है मुकम्मल कर दूंगा। तो मेरा पूरा फोकस जो है कि कुरान को आसान से आसान बनाया जाए, जो अल्लाह ताला ने सूरह कमर में चैलेंज दिया है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए नहायत आसान बनाया है, कोई नसीहत पकड़ने वाला। तो उस तनाजुर में कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आसान है तो हम आसान बना के पेश करते हैं, गरचे करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं नहीं कुरान बहुत मुश्किल किताब है, तो ये लेयर लेके चलता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से कहा था कि मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि कुरान मजीद को कई लेयर में मैं जो है रिकॉर्ड कराऊँ, बच्चों को सामने रख करके और ख़वातीन को सामने रख करके, इंटेलेक्चुअल को सामने रख करके, और फिर जो है पढ़े लिखे लोगों को सामने रख कर, अवाम उन्नास को सामने रख करके। तो अगर थोड़ा सा जैसे सूरह हदीद है, मैं तो आज सरसरी लिहाज से तर्जुमा करूँगा और
जो आम मफ़हूम है वो आपको बताता चला जाऊंगा। लेकिन अगर वाकई में सूरह हदीद का आपको मुताला करना है या अगर अलग स्टाइल देखनी है तो मेरा ही दर्स मौजूद है, आप जा कर के देख सकते हैं। आज जो मैं आपको बताया हूँ कि अलग लेयर से जो मैं रिकॉर्ड कराऊंगा तो उसकी एक झलक दिख जाएगी आपको कि ऐसा नहीं है कि सूरह हदीद पे मैं जो है मतलब 20-25 घंटे में भी दर्स मुकम्मल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर इसरार साहब का कुरान के लिहाज से ऑनलाइन का शागिर्द हूँ क्लास, और यह है कि मैं उसको जो है 1 घंटे में भी फिनिश कर दूँगा। तो वो अगर आप देखना चाहें तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, मेरी खिदमत मौजूद है। यहाँ पर आप जाइए, ये देखिए टेलीग्राम पे जाइए आप, और ये मेरा जो है ग्रुप निकाल लीजिए। ये देखिए इनाम रहमान ग्रुप है, तो यहाँ पर आसान दर्स कुरान है, और ये 2022 वाला जो है दर्स कुरान लीजिए। ये देखिए दर्स कुरान 2022, ये दिखा यहाँ पे, ये नीचे सबसे, ये देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए। तो ये कहाँ तक मैं कंप्लीट सूर्य फजर तक हुआ था, आधा पारा रोक दिया था क्योंकि मैं और भी मुताला करना चाहता हूँ। तो ये देखिए 2022 के रमज़ान में तरावी में रिकॉर्ड कराया था मैं। तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, सूरह मुज़म्मिल, तरावी, 25वीं तरावी, मारिज, सूरह तहरीम, सूरह तलाक़, सूरह मुनाफ़िक़ून, सूरह जुमा, सूरह सफ़, सूरह मुमतहिना, सूरह हश्र, सूरह मुजादला, सूरह हदीद। तो ये देखिए सूरह हदीद जो है 1 से लेकर 19 तक। तो आप इसको जो है आप ओपन करें, यानी हकीकी बादशाह वही है, उसने जिसको भी दुनिया में ताकत अख्तियार, तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सूरह हदीद कम से कम सुनिए, और फिर अच्छा लगे तो और भी सुन लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है मैं आसान दर्स कुरान में तेज़ी से आगे बढ़ूँगा, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट शुरू करूँगा इसी रमज़ान में मुकम्मल करूँगा, उसको भी आसान ही बनाने के जो है मकसद से जो है रिकॉर्ड करूँगा कि इससे भी ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करूँगा। और ये तकरीबन जो है 400 वीडियो में मुकम्मल होगी, वो इंशाल्लाह 300 ही में मुकम्मल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।